साई राम, सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में निबंध लेखन के बारे में जानकारी लेने वाले। निबंध किसे कहते हैं, निबंध लेखन के कौन से नियम है, किस तरह से निबंध लिखा जाता है, इसका अध्ययन आज हम अपने तासिका में करने वाले। तो चलिए, सबसे पहले निबंध किसे कहते हैं हम ये जानेंगे। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। निबंध, जिसे इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। निबंध इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध लेखन का आपको जब विषय दिया जाता है तो सबसे पहले आपको विचार करना पड़ता है कि इसमें क्या लिखना है। इसीलिए विचार पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से लिखी हुई रचना को हम निबंध ऐसे कहते हैं। तो आगे देखेंगे और क्या है निबंध में, निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम निबंध के प्रकार देखेंगे। निबंध के कई प्रकार हो सकते हैं। निबंध को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसे सबसे पहला जो प्रकार है वो वर्णनात्मक निबंध है। आपने बचपन से यह निबंध लिखा है, किसी भी चीज़ का वर्णन करना। अभी वर्णनात्मक निबंध मतलब क्या? वर्णनात्मक में इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, त्योहार, प्राकृतिक दृश्य, पर्यटन स्थल, यात्रा, मेला आदि घटना का वर्णन किया जाता है। देखिए, वर्णनात्मक निबंध में किसी प्रकार के निबंध में त्योहार, स्थान, प्राकृतिक दृश्य, पर्यटन स्थल, यात्रा, मेला आदि का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। उन्हें वर्णनात्मक निबंध ऐसे कहते हैं। उसके बाद जो आता है विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी विशेष घटना, संस्मरण, काल्पनिक घटना आदि का वर्णन किया जाता है। उसी तरह से आगे भावात्मक निबंध। ऐसे निबंध में मन में उपजने वाली भाव का वर्णन भावपूर्ण तरीके से किया जाता है। जैसे द्वेष, आलोचना, मित्रता, क्रोध, प्रेम आदि भावात्मक निबंध में आते हैं। उसी तरह से विचारात्मक निबंध। यह निबंध के इस प्रकार में निबंधों में विचार और तर्कों का प्राधान्यता ज़्यादा रहती है कि इस प्रकार के निबंध में विचारों को, तर्कों को अधिक प्राधान्यता रहती है। तो इस तरह से निबंध के प्रकार ये हुए निबंध के प्रकार। लेकिन निबंध किस तरह से लिखा जाता है? निबंध लिखने के कोई तरीका होता है और उन बातों को हम ध्यान में रखना ज़रूरी है। ध्यान में रखने योग्य बातें। अच्छे निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। तो सबसे पहले हमें देखना है कि निबंधों को शीर्षकों में बांट लेना चाहिए। इन शीर्षकों को उपशीर्षक, सबटाइटल होने चाहिए और उपशीर्षकों में न बांट पाओ तो कम से कम निबंध का आरंभ, इंट्रोडक्शन मतलब आरंभ, मध्य भाग, बॉडी और उपसंहार, कंक्लूजन, इन 3 शीर्षकों में बांटना पर्याप्त है। अगर शीर्षकों में नहीं बांट सकते किसी निबंध को तो आप इस तरह से आरंभ, मध्य और कंक्लूजन, इन 3 शीर्षकों में आपको निबंधों को बांटना है। तो उसके साथ साथ और कुछ बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध लिखते समय आपकी भाषा शुद्ध, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले आपको निबंध जब दिया जाता है तो आप 7वीं 8वीं कक्षा के हो, 9वीं 10वीं की कक्षा के हो, या तो निबंध की शब्द मर्यादा दी जाती कि आप इतने शब्दों में निबंध लिखना है। बहुत बार कहा जाता है 100 या 200 शब्दों में लिखिए, मतलब 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो आपको तो उस निबंध की सीमा को ध्यान में रखना है कि कितने लिमिट रखा है उन्होंने, कितने मार्क्स के लिए रखा है। ये देखकर शब्दों की सीमा को ध्यान में रखना है और निबंध लिखना आरंभ करना है। उसी तरह से विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। बार बार वही विचार
वापस अपने लेखन में नहीं आने चाहिए। एक बार हुआ जो विचार है वापस उसका रिपीटेशन अपने निबंधों में नहीं करना है। उसी के साथ साथ आपको लिखने के बाद उसे पढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेपर लिखते समय लिखते जाते हैं लेकिन पढ़ने के लिए समय ही नहीं रहता और उसमें हमारी बहुत सारी गलतियाँ मिलती। इसलिए निबंध लिखने के बाद उसे पढ़ना चाहिए और आवश्यक सुधार करना चाहिए। मतलब सबसे पहले भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़िए और उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। उसके साथ साथ आपको और भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, वह है भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। आप एक बार जब निबंध पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए कि कहीं गलती है, तो आप भाषा संबंधी जो त्रुटियां हैं वो आपको दूर करनी है। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। लेखन करते समय भाषा शुद्ध होनी चाहिए, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग आपको करना चाहिए। कोई उपयुक्त कथन याद हो, किसी भी बड़े व्यक्ति का, महान व्यक्ति का कोई उपयुक्त कथन आपको याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए। या कविता की कुछ दो पंक्तियाँ है, कोई मुहावरा है, कोई कहावत है, कोई किसी व्यक्ति का कोई कथन है, तो वो भी आप अपने निबंध में जोड़ सकते हो। तो इस तरह से ये बातें हमें ध्यान में रखनी है और निबंध लेखन करना है। तो जो बातें आपको ध्यान में रखने एक बार ज़रूर देखिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, विचारों की पुनरावृत्ति से बचने चाहिए। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। उसी के साथ साथ भाषा संबंधी त्रुटियों दूर कीजिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए। तो इस तरह से निबंध लेखन करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो आज हम और एक निबंध लेने वाले। निबंध का ये शीर्षक है भारत गाँव का देश। अब ये निबंध मैंने एक निबंध आपके सामने दिया है। आपको ये निबंध लिखना है। अपने साथ नोटबुक और पेन रखिए और ये निबंध आपकी कॉपी में लिख लीजिए। और इसके बाद आपको अगर कुछ इसमें सुधार करना है या आपके विचार इसमें डालने हैं तो आप अपने तरीके से भी बाद में गृह कार्य में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये निबंध हम एक बार देखेंगे और आप अपने शब्दों में भी निबंध लिख सकते हैं। भारत गाँव का देश। हमारा देश भारत गाँवों का देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में ही निवास करती है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में कुटीर उद्योग, पशुधन, वन, मौसमी फल एवं सब्जियां आदि इन सब के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। फिर से एक बार, हमारा देश भारत गाँवों का देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में ही निवास करती है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में कुटीर उद्योग, पशुधन, वन, मौसमी फल एवं सब्जियां आदि इन सब के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। उसके बाद आगे, वर्तमान में गांव देश की अर्थव्यवस्था पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे देश की आत्मा गाँव ही है। इन गांवों में ही मेहनतकश किसान व मजदूर निवास करते हैं, जो कि देशवासियों के अन्नदाता है। देखिए, वर्तमान में गांव देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे देश की आत्मा गाँव ही है। इन गांवों में ही मेहनतकश किसान व मजदूर निवास करते हैं, जो कि देशवासियों के अन्नदाता हैं। आगे, किसानों के परिश्रम से जहां हमें खाद्य सामग्री मिलती है, वहीं वे भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों के परिश्रम से जहां हमें खाद्य सामग्री मिलती है, वहीं वे भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
देश की खुशहाली किसानों के परिश्रम और त्याग पर निर्भर करती है। वैसे भी देश की आदि वास्तविक रूप देखना है तो गाँव में ही इसे देखा जा सकता है। इन सब के अलावा गांव हमारे सभ्यता के प्रतीक है। देश की खुशहाली किसानों के परिश्रम और त्याग पर निर्भर है। वैसे भी देश की यदि वास्तविक रूप देखना है तो गांव में ही इसे देखा जा सकता है। इन सब के अलावा गांव हमारे सभ्यता का प्रतीक है। भारतीय गांव सदियों से शोषित और पीड़ित रहे हैं। अशिक्षा, अज्ञान, अभाव जैसी समस्याओं से आज भी कई गांवों को दो चार होना पड़ रहा है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से हालांकि गांव की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी उन्हें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। भारतीय गांव सदियों से शोषित और पीड़ित रहे हैं। अशिक्षा, अज्ञान, अभाव जैसी समस्याओं से आज भी कई गांव दो चार होना पड़ रहा है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से हालांकि गांवों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी उनमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। गांव में विकास के बावजूद, गांव में जो विकास हो रहा है उसके बावजूद अपना रूप संजोए हुए है। वहाँ परिवर्तन इतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है जितना कि शहरों में हो रहा है। देखिए, गाँव में जितने तेज़ी से विकास नहीं हो रहा है उनमें परिवर्तन ज़रूर आ रहा है, बदलाव आ रहे हैं। नए नए तकनीकी जहाँ शहर विभाग में है उसी तरह से सुधार जो है वो गाँव में भी हो रही है, लेकिन इतनी तेज़ी से उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब गाँव में शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हर गांव में स्कूल है और पढ़ाई तक की तरफ, प्राथमिक शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया है। गांव में विकास के बावजूद वह अपना रूप संजोए हुए है। वहाँ परिवर्तन इतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है जितने कि शहरों में हो रहा है। अब गाँव में शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकारी समितियां खोली जा रही है। इन समितियों द्वारा जहां किसानों को ऋण मुहैया किया जा रहा है, वहीं उनके कृषि उत्पाद खरीदकर उन्हें उचित लागत दिलाई जा रही है। उसी तरह से आगे गाँव में मेहनतकश किसान सूरज निकलते ही अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है। गाँव में मेहनतकश किसान सूरज निकलते ही अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है। मौसम के हिसाब से बोई गई फसल की निराई गुड़ाई कर फिर दोपहर में घर लौटता है। आपको पता है किसान कितनी मेहनत करते हैं। तो गाँव में मेहनतकश किसान सूरज निकलते ही अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है। मौसम के हिसाब से वो फसलें लेता है। बोई गई फसल निराई गुड़ाई कर फिर दोपहर में वह घर लौटता है। दोपहर का भोजन कर वह फिर खेतों की ओर निकल पड़ता है। सूरज डूबते समय ही वह अपने घर की ओर रुख करता है। दिन भर वो अपने खेतों में मेहनत का काम करता है, अपनी फसल की देखभाल करते, अपने खेतों की देखभाल करता है। घर लौटने पर अन्य कार्य निपटाने के बाद वह गांव में बनी चौपाल पर वर्तमान राजनीति या अन्य मुद्दों पर वहां उपस्थित अन्य किसानों से वार्ता करता है। लगभग यही दिनचर्या ग्रामीण महिलाओं की भी है। वो दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता है। गांव के सारे किसान निराई गुड़ाई का काम करता है दिन, और शाम के वक्त घर लौटने पर अन्य कार्य जो होते हैं वो निपटाने के बाद मनोरंजन करने के लिए गांव में बने चौपाल पर वर्तमान राजनीति के अन्य मुद्दों पर वहां उपस्थित अन्य किसानों के साथ वार्ता करता है। यह लगभग दिनचर्या ग्रामीण भाग के सभी किसानों की और उनकी वहाँ पर रहने वाली महिलाओं का भी है यही जीवन। महात्मा गांधी का कहना था कि भारत की आत्मा गांव में बसी है।
हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हमारी भारत की आत्मा गांव में बसी हुई है। इसीलिए गांधी जी ने गांवों की दशा सुधारने के लिए ग्रामीण योजनाओं को कार्यान्वित करने पर विशेष बल दिया है कि हम गांवों का विकास करेंगे। इसलिए गांधी जी ने गांवों की दशा सुधारने के लिए ग्रामीण योजनाओं को कार्यान्वित करने पर विशेष बल दिया है। इस तरह से आपको ग्रामीण जीवन, ये जो अपने निबंध लिया है, इस तरह से हर एक मुद्दों को याद रख के आपको मुद्दे लिखते मुद्दों को विस्तार करके आपको निबंध लिखना है। किसी महान व्यक्ति का कोटेशन हो या उन्होंने कही हुई बात हो, उसमें आप डाल सकते हैं। कोई मुहावरा हो या कहावत हो, उसको आप यहाँ पर रख कर आपका निबंध हर एक मुद्दों का विस्तार कर सकते हो। शुरुआत आकर्षक होनी चाहिए और शुरुआत, मध्य और अंतिम करके आपको निबंध ख़त्म करना है। निबंध जो होता है कितने मार्क्स के लिए है, कितने शब्दों में लिखा गया है, यह आपको देखना ज़रूरी है। वो देखकर उसका विषय कौन सा है, विषय देखना है, विषय पर विचार करना है 2-3 मिनट। बाद में उसका शुरुआत क्या करें, उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, उसके मध्य में क्या लिखेंगे, ये मुद्दों को आपको पढ़कर आपको पूरी तरह से जो कल्पना है निबंध के बारे में, विचार आपके दिमाग में लानी है और बाद में लेखन कार्य शुरू करना है। एक बार दिया हुआ विचार वापस अपने लेखन में आना नहीं चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति होगी तो आपका लेखन सामने वालों को पसंद नहीं आएगा। इसलिए कम से कम शब्दों में अपने अधिक से अधिक विचार वहाँ पर देने हैं। यहाँ पर जैसे उन्होंने सबसे पहले, फिर से एक बार मैं निबंध पूरा एक बार पढ़ूँगी, आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और आप अपने शब्दों में इस तरह से निबंध लिखने का प्रयास कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। आप अपने शब्दों में इसका वर्णन कर सकते हो। हमारा भारत देश गाँवों का देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में ही निवास करती है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में कुटीर उद्योग, पशुधन, वन, मौसमी फल एवं सब्जियां आदि इन सब के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती है। वर्तमान में गांव देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे देश की आत्मा गाँव ही है। इन गाँवों में ही मेहनतकश किसान व मजदूर निवास करते हैं, जो कि देशवासियों के अन्नदाता है। किसानों के परिश्रम से जहां हमें खाद्य सामग्री मिलती है, वहीं वे भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश की खुशहाली किसानों के परिश्रम और त्याग पर निर्भर करती है। वैसे भी देश का यदि वास्तविक रूप देखना है तो गाँव में से ही देखा जा सकता है। इन सब के अलावा गाँव हमारे सभ्यता के प्रतीक है। भारतीय गांव सदियों से शोषित और पीड़ित रहे हैं। अशिक्षा, अज्ञान, अभाव जैसी समस्याओं से आज भी कई गांवों को दो चार होना पड़ रहा है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से हालांकि गांवों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी उनमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। गांव में विकास के बावजूद वह अपना रूप संजोए हुए है। वहाँ परिवर्तन इतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है जितना कि शहरों में हो रहा है। अब गाँवों में शिक्षा के प्रसार के लिए नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकारी समितियां खोली जा रही है। इन समितियों द्वारा जहां किसानों को ऋण मुहैया कराए जा रहे हैं, वहीं अनेक कृषि उत्पाद खरीद कर उन्हें उचित लागत दी जा रही है। गाँव में मेहनतकश किसान सूरज निकलते ही अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है। मौसम के हिसाब से बोई गई फसल निराई गुड़ाई कर फिर दोपहर में घर लौटता है। दोपहर का भोजन कर फिर वो खेतों की ओर निकल पड़ता है। सूरज डूबते समय वो अपने घर की ओर रुख करता है। घर लौटने पर अन्य कार्य निपटाने के बाद वह गांव में बनी चौपाल पर वर्तमान राजनीति या अन्य मुद्दों पर वहां उपस्थित अन्य किसानों से वार्ता करता है। लगभग यही दिनचर्या ग्रामीण महिलाओं की भी है। महात्मा गांधी जी का कहना था, भारत की आत्मा गांव में बसी हुई है।
इसलिए गांधी जी ने गाँवों की दशा सुधारने के लिए ग्रामीण योजनाओं को कार्यान्वित करने पर विशेष बल दिया था। इस तरह से ये मेरा निबंध यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आपको भी अपने शब्दों में इस तरह से निबंध लिखने का प्रयास करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली बार कुछ नया लेकर हम ज़रूर मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।